أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Professor Dr. Muhammad Suhail Khan and I am Assistant Professor of Zoology in DJ Sindh Government Science College, Karachi. आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चौथे हिस्से के हवाले से डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अगर इसमें हम देखें तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो हम पहले हिस्से में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा वाटर के हवाले से हमने बात की थी और थर्ड वन जो है वो हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात की थी। और आज हम बात करेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और इसमें पहला जो है वो प्रोटीन है। और प्रोटीन के हवाले से हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोटीन को हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्रिपरेशन के हवाले से इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स के ज़रिए यहाँ पर पॉलीमर्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स 4 तरह की होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके फंक्शंस हैं। ये इन फंक्शंस में एक एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मोटर प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। इंट्रोडक्शन। प्रोटीन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है, जिसके मायने हैं फर्स्ट रैंक। प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर्स होती हैं, और ये जो अमाइनो एसिड हैं वो इसके मोनोमर्स कहलाते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मुख्तलिफ तरह से ये जब बाइंड होते हैं और ये पॉलीमर्स बनाते हैं, तो पॉलीमर्स बनाने के बाद ये पर्टिकुलर शेप और फंक्शंस करते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उन तमाम का जो सबसे एक्टिव या इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो प्रोटीन कहलाता है। और अगर हम इसको देखें तो किसी भी सेल का 50% ड्राई वेट जो है वो इसी प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन को सबसे पहले प्रोटीन का नाम सबसे पहले ब्राज़ीलियस ने 1838 में सजेस्ट किया था, जबकि डच केमिस्ट जो G.J. मर्ल्डर है उसने 1883 में इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसके हवाले से बताया कि ये एक वाइटल कंपाउंड है। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह शामिल हैं। कभी कभी इसमें फास्फोरस और सल्फर भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें ये नाइट्रोजन मौजूद होने की वजह से इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन किसी भी टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, और हमारी जो बॉडी है उसके बहुत सारे जो पार्ट हैं वो इसी के बने हुए होते हैं, जैसे हेयर्स हैं, स्किन है, नेल्स है, फेदर्स वगैरह, ये सारे के सारे प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं। जबकि इनकी जो मेजर सोर्सेज हैं उसमें एग, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस, जिनको हम दालें कहते हैं, वो शामिल हैं।
अमीनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है, यानी ये दो अमीनो एसिड्स हैं, ये कंबाइंड हुए हुए हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है कि यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और इन दोनों को अगर हम बाइंड करवाना चाहें तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन आयन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर वाटर बनेगा। जब यहाँ पर वाटर बनेगा तो ये जो कार्बन की और नाइट्रोजन की बाइंडिंग साइट हैं ये फ्री हो जाएंगी और ये यहाँ पर बाइंड कर जाएंगी, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से ये डाइमर और मोनोमर मिलकर ये आपके पॉलीमर बनाता है। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि इसमें ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये अल्काइल ग्रुप्स कहलाते हैं, जो कि साइड चेन कहलाते हैं, और जबकि ये वाला जो ब्लू कलर का एरिया है या पर्पल कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये बैकबोन कहलाता है। इसमें यहाँ पर N टर्मिनस और ये C टर्मिनस कहलाता है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो C टर्मिनस से हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होगा और N टर्मिनस से हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और इस तरीके से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो ये जो मोनोमर्स हैं इनमें हम देखें तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम आगे बात करेंगे। बहरहाल इसकी तकरीबन 20 बेसिक टाइप्स होती हैं इन अमीनो एसिड्स की। यहाँ पर इसको हम देखते हैं, एक जर्नल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का कि इसमें जैसे ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। जब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है तो एक तरफ का N टर्मिनस से हाइड्रोजन रिलीज होगा और C टर्मिनस से ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, जबकि इसका जो मेन कंपोनेंट है या सेंट्रल एटम है वो ये कार्बन है, जिसको हम इसकी वजह से अल्फा कार्बन भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये R ग्रुप जो है ये साइड चेन कहलाती है और इसके दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉलीमर्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे बनती हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्डिंग बनेगी और इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 और इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक सीरियल में अरेंज होते चले जाते हैं और इसके ज़रिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तकरीबन द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड with usually more than 100 amino acids, but sometimes proteins are small in size, having less number of amino acids. These sequences of amino acids in peptide chain is a specific for each protein and potentially capable of great diversity. Proteins differ in number of peptide chains per protein molecules. यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें तो इसमें पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें हम पहली एक प्रोटीन ले लेते हैं जो कि ट्रांसथायरेटिन कहलाती है और ये ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन जो है बेसिकली ग्लोब्यूलर ब्लड प्रोटीन कहलाती है, जो कि विटामिन ए और थायराइड हार्मोन्स को थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये जैसे 3 अमीनो एसिड्स दिखाए गए हैं और इनमें ये
पेप्टाइड लिंकेज दिखाई गई है और इस पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए ये 3 अमाइनो एसिड्स बाइंड हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटी छोटी जो बीड्स हैं, बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं और ये अमाइनो एसिड्स, इनकी तादाद यहाँ पर 127 है और ये तमाम के तमाम एक लीनियरिटी में अरेंज होते हैं जो कि पेप्टाइड लिंकेज की वजह से बने हुए हैं। और ये पेप्टाइड लिंकेज में इनमें तमाम में वही 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसकी मुख्तलिफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर देखें कि ये 127 जो स्ट्रक्चर्स या अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, जिसमें से 20 वो हैं कि जो बेसिक हैं और इनकी ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट जो है, इसकी वजह से ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये इसी के ज़रिए inherit genetic information. The primary structure in turns dictates secondary and tertiary structure due to the chemical nature of the backbone and the side chain R groups of the amino acids positioned along the chain. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली ये वही चीज़ है, लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे तो वीक होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से बन रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये अल्फा हेलिक्स कहलाता है, या अगर ये शीट की सूरत में होगा तो ये बीटा प्लीटेड शीट कहलाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर देखें तो टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर ये सुपर इम्पोज्ड पैटर्न है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जब टर्शरी की हम बात करते हैं तो ये इसमें रिकॉइलिंग होती है। जैसे कपड़े अगर धुला हुआ कपड़ा है और उसमें से पानी निचोड़ना है तो हम उसको ट्विस्ट करते चले जाते हैं यहाँ तक कि वो रिकॉइल्ड होने शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो रिकॉइल्ड होता है वो दरअसल 3D स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, और ये यहाँ पर जो हो रहा है वो इस डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से बन रहा है, या यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं और उसके नतीजे में ये स्ट्रक्चर बड़े होते चले जाते हैं और इसमें फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी होती है और इसकी वजह से यहाँ पर ट्विस्टिंग होती चली जाती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अगर दो या दो से ज़ायद जो हैं वो ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में बाइंड करते हैं तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस हवाले से हम देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है, ये सेल है, सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है और इसमें 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी हैं? 2 अल्फा सब यूनिट्स कहलाते हैं या 2 अल्फा चेन्स कहलाती हैं और 2 अदर बीटा चेन्स कहलाती हैं। ये आपस में कंबाइंड होने के बाद यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाती हैं और ये जो कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी स्ट्रक्चर को हम मज़ीद डिफाइन करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर ये जैसे 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहाँ पर वेलिन आ जाए तो फिर उस सूरत में जो इसकी एक्चुअल शेप है वो ये होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज होने के बाद
अब यहाँ पर एक्सपोज हाइड्रोफोबिक एंड या एक्सपोज हाइड्रोफोबिक रीजन हो जाता है और यहाँ पर जो बीटा चेन है वो मॉडिफाई हो जाती है। उस मॉडिफाई होने के नतीजे में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो आता है, यहाँ पर देखें ये नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल के बजाय यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दरांती नुमा है, जिसके दरांती जिससे घास वगैरह काटते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से जिसकी वजह से इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यानी एक ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहाँ पर वैलीन इसकी जगह रिप्लेस हो जाए तो उसकी यहाँ पर शेप या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये जो 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स की हम अभी बात कर रहे हैं वो दरअसल होती क्या है, ये छोटे ये मोनोमर्स होते हैं और ये मोनोमर्स जो हैं ये बेसिकली 20 टाइप्स के होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं नॉन पोलर और पोलर और एसिडिक और अल्कलाइन पीएच के बेसिस पर। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम नॉन पोलर साइड चेन्स के बेसिस पर हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पर्पल कलर का जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो सारा का सारा बैकबोन कहलाता है, जबकि ये जो येलो से शो हो रहे हैं ये साइड चेन हैं और इससे जो बन रही हैं जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन और ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, थायोनीन है, फिनाइल एलेनिन है, ट्रिप्टोफान है और प्रोलीन है। इसमें टोटल 9 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि दूसरा ग्रुप जो है इसमें पोलर साइड चेन्स का है जो कि हाइड्रोफिलिक एंड बनाते हैं और इसमें सेराइन है, थायोनीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन, एस्परजीन और ग्लूटामाइन है। जबकि इसका जो थर्ड कैटेगरी है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन्स हैं और इसमें ये एसिडिक और बेसिक, एसिडिक जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसमें यहाँ पर पिंक कलर से शो किए गए हैं। इससे पहले जो अभी हमने बात की थी सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ पर दरअसल ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहाँ पर वैलीन आ गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है, जबकि वैलीन जो है वो नॉन पोलर है। इस वजह से यहाँ पर इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। फंक्शंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्शन करती हैं और सेलेक्टिवली एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं, जिसका पूरा एक चैप्टर है और इसको हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टोरेज प्रोटीन्स भी होती हैं। स्टोरेज प्रोटीन में जैसे केसिन है और इसके अलावा केसिन द प्रोटीन मिल्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स for baby mammals. Plants have storage proteins in their seeds. Ovalbumin is the protein of egg white used as an amino acid source for the developing embryo. यानी ये जो एग हैं इन एग में एग वाइट होती है जो कि ओवैल्बुमिन कहलाती है और ये अमाइनो एसिड्स एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। डिफेंसिव प्रोटीन भी होती हैं। डिफेंसिव प्रोटीन में अगर हम देखें कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और इनका काम किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसी भी वायरस को कैप्चर करती हैं और उसको डैमेज करती हैं। इसी तरीके से जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर आता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल या सोडियम पोटेशियम पंप है या कैल्शियम चैनल्स हैं। ये तमाम के तमाम इसी तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं जिनके ज़रिए
कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो इसी वजह से पॉसिबल है कि यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और हीमोग्लोबिन है द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स to other parts of body. Other proteins transport molecules across the cell membrane. इसके अलावा हार्मोनल प्रोटीन्स भी होती हैं। हार्मोनल प्रोटीन जैसे इंसुलिन है, ये हार्मोनल प्रोटीन दरअसल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करती हैं। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का काम शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अगर हाई ब्लड शुगर लेवल हो तो फिर उस सूरत में इंसुलिन सिक्रीट होती है और ये इसको नॉर्मल ब्लड शुगर में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल और मोटर प्रोटीन्स होती हैं। ये नॉर्मली हमारा जो मसल सेल्स हैं, इन मसल सेल्स के जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसी प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने में की वजह से इसकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होती हैं, जैसे यहाँ पर जो नर्व सेल्स हैं, इन नर्व सेल्स में ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इस नर्व साइनेप्स में, ये पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में रिसीव होते हैं और ये रिसीव करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो रिसीविंग प्रोटीन्स कहलाती हैं। या दरअसल ये मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज जो होते हैं स्टिमुलस के, उसके नतीजे में इनको रिसीव किया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती हैं, जैसे हमारे केराटिन हैं। केराटिन इज द प्रोटीन ऑफ हेयर, हॉर्न, फेदर एंड अदर स्किन अपेंडेजेस। इंसेक्ट एंड स्पाइडर use silk fibers to make their cocoon and web respectively. Collagen and elastin protein provide a fibrous framework in animal connective tissues. यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोलेजन फाइबर यहाँ पर बना रही हैं जो कि टर्सरी मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। प्रोटीन जो हैं वो डी नेचर भी होती हैं और डी नेचर किस वजह से होती हैं? अगर वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो अगर किसी जगह पर प्रोटीन मौजूद हैं और उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उनमें जो बॉन्डिंग है वो डैमेज होने लगती है, ब्रेक होने लगती है, जिसके नतीजे में वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर ये डीनेचर्ड प्रोटीन भी उसमें जो मुख्तलिफ बॉन्डिंग है वो बननी शुरू होती हैं और इस तरीके से ये रीनेचरेशन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डीनेचर्ड प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इस हवाले से हम पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिफाइन प्रोटीन्स, हाउ दे मेक लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल, क्लासिफाई देम एंड फंक्शंस ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रोटीन। यानी इसमें जो लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी जो पेप्टाइड लिंकेज के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलीमर्स किस तरीके से बनते हैं या मोनोमर्स किस तरीके से बनते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन्स क्या होती हैं और उनका जो उनके फंक्शंस क्या हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोटीन, कंपेयर सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन पहले कभी आया तो नहीं है। डिफाइन प्रोटीन और इसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कंपेयर करें और इसका जो टेम्परेचर इफेक्ट है जिसके ज़रिए अभी जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है
के नेचर, डी नेचर और री नेचर के हवाले से। What are the proteins? How they synthesized as monomer and polymers? यानी मोनोमर्स और पॉलीमर्स किस तरीके से बनते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। नॉन पोलर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं या पोलर अमाइनो एसिड्स हैं या इलेक्ट्रिकली चार्ज अमाइनो एसिड्स वगैरह, इसमें एसिडिक और बेसिक। इसी तरीके से एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स और एक्सप्लेन प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Define single molecule of protein, describe N terminus and C terminus। यानी जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम सेपरेटली किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसमें N जो अमाइनो ग्रुप का N और कार्बोक्सिल ग्रुप का C टर्मिनस होता है। या फिर एक ये भी आता है कि इसको शॉर्ट नोट में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।